हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चीन की एक ऐसी नीति के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सदैव से खतरा रही है। यह नीति ही चीन और भारत के समक्ष समस्त समस्याओं की जननी है। इसी नीति में भारत और चीन के बीच सारे विवादों की जड़ निहित है। कौन सी है वह नीति? इस नीति का नाम है राइट पाम एंड 5 फिंगर पॉलिसीज। राइट पाम एंड 5 फिंगर पॉलिसी, दाहिने हाथ की हथेली और 5 उंगलियों वाली नीति। दाहिने हाथ की हथेली और 5 उंगलियों वाली नीति। क्या है ये नीति? इस नीति की शुरुआत चीन के नेता माओ जेडुंग ने की थी, जिसे आप माओ त्से तुंग के नाम से भी जानते हैं। 1950 के दशक की बात है। माओ जेडुंग चीन के बीजिंग शहर के थियानमिन चौक पर भाषण दे रहा था और यह भाषण तिब्बत और हिमालयी क्षेत्र के विषय में था। माओ त्से तुंग ने उस भाषण में लोगों को संबोधित करते हुए यह कहा कि तिब्बत हमारे दाहिने हाथ की हथेली है। तिब्बत हमारे दाहिने हाथ की हथेली है और इस हथेली से 5 उंगलियां जुड़ी हुई हैं। हथेली तो हमारे पास है, लेकिन ये 5 उंगलियां इस हथेली से जुड़ी हुई नहीं हैं। इसलिए इन 5 उंगलियों को इस हथेली से जोड़ना होगा। कौन सी हैं ये 5 उंगलियां जिसको जोड़ने की बात इस हथेली से यानी तिब्बत से जोड़ने की बात यानी चीन से जोड़ने की बात माओ जेडुंग ने की, माओ त्से तुंग ने की। क्योंकि तिब्बत पर तो 1950 में ही कब्जा कर चुका था माओ जेडुंग। उसने 7 अक्टूबर 1950 को ही तिब्बत पर आक्रमण कर दिया था और तिब्बत की सेनाओं के आत्मसमर्पण के बाद तिब्बत का चीन में विलय कर लिया गया। तिब्बत को एक स्वायत्त क्षेत्र बनाया गया और चीन के आधिपत्य के अधीन तिब्बत का शासन चलने लगा। लेकिन अब इस तिब्बत से यानी उसके दाहिने हाथ की हथेली से कौन सी हैं 5 उंगलियां जो जुड़ी नहीं थी और जिनको वह जोड़ने की महत्वाकांक्षा रखता था? वो उन 5 उंगलियों के नाम हैं, पहला लद्दाख, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा सिक्किम और 5वां अरुणाचल प्रदेश। ये 5 उंगलियां हैं जिनको जोड़ने की बात उस समय माओ जेडुंग ने की थी और आज तक चीन इसी रणनीति पर कार्य कर रहा है। माओ जेडुंग ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि इन 5 उंगलियों पर या तो भारत का नियंत्रण है या वे भारत के प्रभाव के अधीन हैं, क्योंकि उस समय सिक्किम का भी भारत में विलय नहीं हुआ था। तो सिक्किम, नेपाल और भूटान को उसने कहा कि वह भारत के प्रभाव के अधीन है और अरुणाचल प्रदेश, जिसे नेफा कहते थे, और लद्दाख को उसने यह माना कि वह भारत के अधीन है। और उसने यह साफ तौर पर कहा कि भारत के अधीनता से या भारत के नियंत्रण से इन्हें मुक्त करना होगा और उन्हें दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ की हथेली से यानी तिब्बत से यानी चीन से, परोक्ष रूप से कहें तो चीन से, उसे जोड़ना होगा। यही वह नीति है जिस नीति के प्रकाश में चीन आज तक आगे बढ़ता चला आ रहा है और सारे विवादों की जड़ें इसी नीति में छुपी हुई है। कैसे कैसे चीन ने इस नीति के अनुसार अपने कदम बढ़ाए हैं, हम लोग संक्षेप में उसके विषय में चर्चा करेंगे। व्यापक तौर पर तो हर उंगली एक अलग चर्चा की मांग करती है। लद्दाख पर एक अलग चर्चा हो सकती है, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सभी पर एक अलग अलग चर्चा होगी। तो वो चर्चा तो अलग होगी, लेकिन सामान्य तौर पर हम संक्षेप में यह यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि चीन इस नीति के आधार पर कैसे आगे बढ़ रहा है। शुरुआत करते हैं लद्दाख की। आजकल लद्दाख चर्चा के विषय में है, चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि चीन ने लद्दाख में भारत के द्वारा किए जाने वाले आधारभूत संरचना के निर्माण में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
गलवान घाटी, पेंगोंग झील पर चीनी सेनाएं काबिज हो चुकी हैं। भारत और चीन की सेनाएं आसपास हैं, आमने सामने खड़ी हुई हैं। हालांकि यह एक टकराव है जो जल्दी ही दूर हो जाएगा, क्योंकि यह चीन की सैन्य दबाव की नीति है। चीन ने इन 5 उंगलियों को मिलाने के लिए फिर किस नीति का अनुसरण किया? चीन की पहली नीति है सैन्य दबाव की नीति। यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव निर्मित करना चाहता है इन 5 क्षेत्रों में। तो पहली बात, वह सैन्य दबाव निर्मित करता है। दूसरी उसकी नीति आर्थिक नीति है। आर्थिक नीति के माध्यम से चीन निवेश पर ध्यान दे रहा है, वह विकास पर ध्यान दे रहा है और निवेश और विकास के माध्यम से इन पर अपना आधिपत्य करना चाहता है और इन्हें मिलाना चाहता है। और अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के माध्यम से चीन 5 उंगलियों को मिलाने का प्रयास कर रहा है। चीन इन सारी क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को संपादित कर अब इन 5 उंगलियों को मिलाने के लिए प्रयत्नशील है, क्योंकि यह चीन भी जानता है कि अब यह 1950 का दशक नहीं है, 1960 का दशक नहीं है, जहां पर भारत से युद्ध किया जा सके और युद्ध के माध्यम से इन 5 उंगलियों को मिलाया जा सके। इसलिए इन 5 उंगलियों को मिलाने की उसकी रणनीति परोक्ष है। लद्दाख के अधिकांश हिस्से पर चीन ने कब्जा कर रखा है। अक्साई चिन चीन के कब्जे में है और चीन ने अपनी सीमा में रहते हुए उस क्षेत्र में बड़े अवसंरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किए हैं। सड़कें बनाई हैं, सेना के कैंप बनाए हैं और यदाकदा वह भारतीय सीमा में प्रवेश करता रहता है, क्योंकि वह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, जिसे मैकमोहन रेखा भी कहते हैं, चीन उस रेखा को नहीं मानता, उस बंटवारे को नहीं मानता। तो चीन साम्राज्यवादी मानसिकता का शिकार देश है, जिसके कारण वह भारत पर समय समय पर आक्रांता के रूप में नजर आता है। दूसरी बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम 1975 से पहले भारत का राज्य नहीं था और चीन यह नहीं चाहता था कि सिक्किम भारत में मिले। फिलहाल चीन की इच्छा के विरुद्ध सिक्किम का भारत में विलय हो गया, लेकिन चीन इस सिक्किम के इर्द गिर्द अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता रहता है। डोकलाम का विवाद आप सभी को याद होगा और डोकलाम में चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने 73 दिनों तक खड़ी थीं। हालांकि चीन को भारत के दबाव के आगे झुकना पड़ा और वापस जाना पड़ा, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। चीन ने सिक्किम के निकट चुम्बी घाटी के पास, डोकलाम के पास सड़क बनाया है, पुल बनाया है और मिलिट्री बेस भी बना रखा है। इसलिए यह नहीं समझा जाना चाहिए कि डोकलाम का विवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, बल्कि चीन ने वहाँ पर अपनी सैन्य स्थिति मजबूत की है इस विवाद के बाद। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा है वह है अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर को चीन भारत से अलग करना चाहता है, यह उसकी महत्वाकांक्षा है और इस रूप में वह अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार भी जमाना चाहता है, अरुणाचल प्रदेश को चीन में मिलाना चाहता है। यही कारण है कि जब भी भारत पूर्वोत्तर में कोई विकास करता है या अरुणाचल प्रदेश में भारतीय अधिकारियों के, मंत्रियों के दौरे होते हैं, तो चीन सदैव अपनी नाराज़गी अनावश्यक रूप से प्रकट करता है, क्योंकि वह दखल देने की कोशिश करता है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत अपनी शक्ति का धीरे धीरे विकास कर रहा है और ऐसी दशा में चीन भारत से सीधे टक्कर तो नहीं ले सकता। चीन इस बात को अच्छी तरह से समझता है, इसलिए इन सभी तीनों राज्यों में मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास वह यदाकदा करता रहता है। लेकिन चीन ने उन सारी सीमाओं के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट खूब किए हैं। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों के उस पार, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच जो पहाड़ है, वही सीमा रेखा है। पहाड़ के उस तरफ जो चीन का इलाका है, चीन ने वहाँ 6 लेन सड़कें बनाई हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराई है, जबकि दूसरी ओर जो भारत का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, पहाड़ी के इस पार का हिस्सा है, वहाँ ना तो अच्छी सड़कें हैं,
ना तो वहाँ आसपास गांव में भी इलेक्ट्रिसिटी की 24/7 सुविधा है। हालांकि 2014 के बाद 2014 के बाद भारत में पूर्वोत्तर में विकास के लिए सक्रिय कार्य किया जाने लगा है, एक्टिव होकर कार्य किया जाने लगा है। सरकारों ने विकास का दावा तो खूब किया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकारी दावों में और व्यावहारिक रूप से उसके क्रियान्वयन में बहुत अंतर होता है। लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 2014 के बाद इस प्रवृत्ति में परिवर्तन आया है और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में तीव्र विकास हो रहा है, तीव्र इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख, ये तीनों चीन मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आसपास के क्षेत्रों में करके वहाँ पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता रहता है। अब बात करते हैं नेपाल और भूटान की। भूटान को चीन कभी भी एक अलग देश मानता ही नहीं था। वह मानता था कि भूटान वास्तव में चीन का यानी तिब्बत का ही एक भाग था, और यही कारण है कि वह भूटान को बहुत सकारात्मक नज़रिए से नहीं देखता। चीन के एक नेता ने कुछ वर्ष पहले चीन की संसद को संबोधित करते हुए यह कहा था कि भूटान वास्तव में चीन का ही एक भाग रहा है। स्वाभाविक तौर पर यह भूटान के लिए चिंता का विषय था। हालांकि भूटान की राजनीति चीन की ओर झुकाव प्रदर्शित नहीं करती, लेकिन यह दुर्भाग्य का विषय है कि भूटान में चीन की विचारधारा से प्रेरित होकर साम्यवादी दलों का विकास हुआ है, और उन साम्यवादी दलों के कुछ युवा नेता भूटान की संसद में चुनकर पहुंचे हैं। यह चीन की पॉलिटिक्स का हिस्सा है, क्योंकि चीन वहाँ राजनीति के माध्यम से वामपंथी दलों का विकास करके उनके विकास में प्रोत्साहन देकर वह वहाँ की शासन सत्ता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। भूटान में होने वाला यह डेवलपमेंट भूटान के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। क्या हो सकता है, क्या किया गया है, यह भूटान पर चर्चा के दौरान हम लोग अलग से पढ़ेंगे, तब इसे विस्तार से समझेंगे। और अंतिम जो घटक है पांचों उंगलियों का, वह है नेपाल। नेपाल को मैंने सबसे अंत में इसलिए रखा क्योंकि नेपाल चीन से आज सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आप सब जानते हैं कि नेपाल में माओवादी हिंसा बड़े पैमाने पर होती रही है, और नेपाल में वामपंथियों की मदद से सरकार बन रही है। इन वामपंथी दलों का विकास चीन की मदद से नेपाल में हुआ है, और नेपाल का झुकाव धीरे धीरे अब भारत की ओर से विमुख होकर चीन की ओर होता जा रहा है। अब चीन काठमांडू तक रेलवे लाइन बिछा रहा है, उसके आगे तक भी उसकी भारत की सीमाओं तक विस्तार की योजना है। स्वाभाविक सी बात है कि आधारभूत ढांचे का विकास हो रहा है। नेपाल में चीन का निवेश तेजी से बढ़ा है। नेपाली बाज़ार के लिए चीन ने बहुत सारी छूट दे रखी है, और इस प्रकार चीन और नेपाल की बढ़ती हुई निकटता यह नेपाल के लिए भी चिंताजनक है और चीन के लिए भी चिंताजनक है। चीन कितना शातिर है अपने विकास में, आप इस बात का अंदाज़ा इसी तथ्य से लगा सकते हैं कि 2019 की घटना है। चीन के सभी स्कूलों में, नेपाल के सभी स्कूलों में, चीन के नहीं नेपाल के सभी स्कूलों में चीनी भाषा मैंडरिन पढ़ाई जाने लगी। चीन की सरकार ने कहा हमें इस बात की जानकारी नहीं है, जबकि भाषा पढ़ाने के लिए अध्यापक होंगे, सेटअप होगा, फंड होंगे। लेकिन चीन की सरकार से जब नेपाल की सरकार से पूछा गया तो नेपाल की सरकार ने मना कर दिया कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है। जबकि कुछ पत्रकारों ने यह मुद्दा उठाया कि नेपाल के सरकारी स्कूलों में चीनी भाषा पढ़ाई जा रही है। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि चीन इसके लिए अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराता है नेपाल में चीनी दूतावास को, और नेपाल के सभी सरकारी स्कूल
ध्यान दीजिएगा इस बात पर, नेपाल के सभी सरकारी स्कूल चीनी दूतावास के हस्तक्षेप के अधीन कार्य कर रहे हैं। सभी सरकारी स्कूलों में चीनी दूतावास का हस्तक्षेप है, क्योंकि वहीं से नेपाल के सरकारी स्कूलों में चीनी भाषा को पढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। सारी फंडिंग चीन से आ रही थी। जब चीन में इस बात के लिए विरोध दर्ज किया गया, बुद्धिजीवियों ने विरोध दर्ज किया, तब इस पर सरकार ने अपना नया रुख अपनाया। लेकिन इस प्रकार से चीन इन 5 उंगलियों में अलग अलग तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल को चीन ने लगभग अपने मनोवैज्ञानिक दबाव में ले रखा है। वहाँ वामपंथी दल अब सरकार में शामिल होते हैं और एक धड़ वामपंथी का हिंसा करने में संलग्न रहता है, जो सरकार पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखता है। इन सबको मदद चीन से मिलती है, सबको सहायता चीन से मिलती है, और इन साम्यवादी दलों से, इन वामपंथी दलों के माध्यम से चीन अपने उद्देश्यों की पूर्ति नेपाल में निरंतर करवा रहा है। आगे इसके प्रभाव क्या होंगे वह हम लोग जब नेपाल के विषय में अलग से पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल 5 फिंगर पॉलिसी तक ही है, इसलिए हम लोग केवल उसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे यहाँ पर जारी कर रहे हैं। तो चीन की जो दक्षिण एशियाई नीति है, चीन की उस दक्षिण एशियाई नीति में आज जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे BRI हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, जिसे पहले ओबोर भी कहते थे, वन बेल्ट वन रोड भी कहते थे, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति हो, मोतियों की माला की नीति हो, यह सारी नीतियाँ चीन की बांग्लादेश, म्यांमार, इन सभी देशों में विकास की जो नीतियाँ हैं, वे सारी की सारी नीतियाँ चीन की मुख्यतः इसी विचारधारा से प्रभावित हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस नीति के विषय में समझ विकसित कर सके होंगे। शेष अन्य सभी मुद्दों पर चर्चा हम लोग अलग अलग वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो के संदर्भ में हमने जो भी चर्चा की, जो भी बात की, उसका जितना भी डिस्क्रिप्शन है, उस सारा का सारा डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन का कॉलम होता है, मैं वहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान वीडियो बनाने में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए वह सारा का सारा जो डिटेल है वो वहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष चर्चा हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आप के लिए समस्या भी ना हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।